पार्टी ऊपर है या देश ऊपर है या इंसानियत ऊपर है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी को पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टी का नाम खराब ना हो जाए? मोदी जी के अगर सबूत में पेश कर दूंगा तो जो अगर केस कर दूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब तो बड़े बड़े केस करते हैं ना, नेशनल हेराल्ड का केस किया, ये तो वो खुद बता रहे हैं कि महिलाओं का ऐसे उत्पीड़न किया मोदी जी ने। क्या कुछ उनको वो नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है उनके अंदर? अगर है तो वो सबूत पेश करें। मधु किश्वर साहब के पास, साहिबा के पास अगर सबूत हैं तो वो मुकदमा करें ना उसका। हम लोगों के पास तो डायरेक्ट सबूत नहीं है, नहीं तो हम तो कर चुके होते अब तक। ये तो कपिल मिश्रा जी से पूछना चाहिए ना। अंदर से तो मानसिकता कपिल मिश्रा जी की भी वही है ना, सिर्फ एक राजनीतिक लाभ उठा के, आर्म ट्विस्ट करके, ब्लैकमेल करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी, कर ली उन्होंने। क्योंकि सबसे अच्छी एप्स्टीन मानसिकता का को बढ़ावा, सबसे ज्यादा एप्स्टीन मानसिकता का प्रचलन जो सबूतों के आधार पर निकल के आ रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ही निकल के आ रहा है ना, कोई आज की बात थोड़ी है। जिस व्यक्ति ने, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं बड़े, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो ब्रह्मोस की और जो हमारी क्रायोजेनिक इंजन की, जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो कितने आराम से पाकिस्तान को बेच दी। किसने बेची? आरएसएस के। मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, मैंने मना कर दिया। एप्स्टीन ने तो बना ही रखा है उन्हें, तो वो अपनी जगह खुश रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एप्स्टीन, उनके देश में इस वक्त बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है एप्स्टीन की गतिविधियों को, और ट्रम्प साहब की उसमें हज़ारों ईमेल्स प्राप्त हो चुकी हैं उसको एक्सपोज करने का। और एप्स्टीन की जो पीड़ित बच्चियां और बच्चे, आज वो तो बड़े हो चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पे केस भी चल रहा है जिसमें ट्रम्प साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो वो सुप्रीम लीडर तो माने ही जाते हैं, लेकिन एप्स्टीन के, और एप्स्टीन मानसिकता से ही लड़ाई ईरान लड़ रहा है, तो वो दुनिया में कहीं के भी सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, लेकिन कभी भी वो ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते, या भारत जैसे देश के तो बिल्कुल बन ही नहीं सकते। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका ईरान से जो है टक्कर लेते हुए, फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार ऐसी बयानबाजी ट्रंप की तरफ से दर्शा रही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी हार को जो है जग जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बार बार जो है बयान बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम लीडर के तौर पर वाली बात हो, चाहे वो जो है हमने जो है ईरान को हरा दिया ऐसा कुछ करने की बात हो, नेताओं की बात हो, तमाम तरीके की बातें हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ट्रम्प साहब और बेंजामिन नेतन्याहू साहब तो क्या फंसेंगे, वो तो दोनों ऑलरेडी एप्स्टीन में फंसे हुए हैं और करप्शन में फंसे हुए हैं, दोनों के दोनों। तो वो तो करप्शन और एप्स्टीन के जो उनके ऊपर केसेस चलने हैं और चल रहे हैं, और ट्रम्प साहब को तो सज़ा हो भी चुकी है, और बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट से बार बार बहाना ये किया कि अभी वॉर चल रही है, मेरी जो बात सुनवाई है बाद में कर दी जाए। ये दोनों तो जेल में करप्शन के लिए ही जाने वाले हैं। एप्स्टीन की जो गतिविधियां इन्होंने की हैं, और वो कितनी गंदी और घिनौनी मतलब गतिविधियां हैं, उसके बारे में तो मैं जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है। पूरी दुनिया को अब तो पता ही लग ही चुका है कि क्या क्या गतिविधियों में लिप्त हैं ये दोनों। तो नुकसान, और फंसेगी तो इन देशों की जनता। ये क्या फंसेंगे? ये तो दोनों कुछ नहीं फंसेंगे ना। ये तो फंसे हुए थे, ये तो इस युद्ध की वजह से निकल रहे हैं अपनी जिन चीज़ों में ये फंसे हुए हैं, जिन्हें जो इन दोनों को जेल पहुंचाने वाली जो मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं इनके देशों में, उससे बचने के लिए ही तो एक वजह ये भी बताई जाती है कि ईरान से इन्होंने युद्ध छेड़ा है। वहाँ की देश की जनताओं को सोचना चाहिए, दोनों देशों की, कि क्या उन्हें ऐसे लीडर चाहिए। हालांकि अमेरिका में तो अभी जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, ट्रम्प साहब को, और ट्रम्प साहब की वजह से रिपब्लिकन पार्टी को हर जगह हार ही हार का सामना करना पड़ रहा है। एक मारो लागो है जो ट्रम्प साहब की बड़ी एक बहुत जिसको कहते हैं सिग्नेचर जगह बताई जाती है, वहाँ का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी ट्रम्प साहब का कैंडिडेट वहाँ आ गया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ जो हमने खामने को मारा वो एक आतंकवादी थे, और ऐसे ऐसे लोगों को हम चुन चुन के मारेंगे। जिसे एप्स्टीन मानसिकता के लोग आतंकवादी कहेंगे, वो तो बहुत ही शरीफ और बहुत ही बड़ा व्यक्ति होगा, क्योंकि एप्स्टीन मानसिकता की नज़र में तो बड़ा आदमी कौन होगा? जो एप्स्टीन मानसिकता रखता हो। उससे विपरीत मानसिकता जो रखने वाला होगा उसको वो आतंकवादी तो कहेंगे, क्योंकि वो उनके विपरीत है। असल में अगर आतंकवादी किसी को कहा जा सकता है तो वो जो लोग एप्स्टीन मानसिकता के हैं, जैसे सीरिया में जो अभी राष्ट्राध्यक्ष बनाए हैं, वो कौन है?
अब खुल के आ गई ना बात सारी सामने कि वो मोसाद और CIA के ही एजेंट थे शुरू से, जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम भी रखा हुआ था जिनके सर पे। अब उन्हें ही राष्ट्राध्यक्ष बना दिया, वही व्हाइट हाउस जा रहे हैं, वही बेंजामिन नेतन्याहू के प्यारे हैं, क्योंकि वो भी तो एप्स्टीन मानसिकता ही रखते हैं। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जो आयतुल्ला साहब हैं उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस देके, इससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं हो सकता कि अपनी देश की जनता की तरह रहने के लिए जिनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी उन्होंने सब छोड़ के अपनी देश की जनता को जिस हालात में थी बगैर सुरक्षा के, उसी बगैर सुरक्षा के वो भी रहे। तो ये तो बहादुरी की वो मिसाल उन्होंने दी है जिसकी वजह से ईरान को मैं क्यों ये बोलता हूँ आज कि अगर कोई इस समय मुस्लिम कम्युनिटी का तो है ही सबसे बड़े लीडर वो, जब तक कोई इससे बड़ी कुर्बानी देने वाला कोई मुस्लिम लीडर किसी देश का नहीं आ जाता, बल्कि वो पूरे ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। रशिया के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, ईरान की तरफ, कि इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा। जो बेड़ियां एप्स्टीन मानसिकता ने पूरी दुनिया के ऊपर कस रखी हैं, चाहे पेट्रो डॉलर की वजह से, चाहे सैंक्शंस की वजह से, चाहे टैरिफ्स की वजह से, जो कि खुद उनकी अमेरिका की कोर्ट ने ही इलीगल ठहरा दिया टैरिफ्स को, तो इस वॉर को भी इलीगल अमेरिकन लॉ के हिसाब से ये जो जंग छेड़ी गई है ईरान के खिलाफ वो भी इलीगल है, अमेरिकन जो लॉ है अमेरिका के कानून के हिसाब से भी। तो ये सीधी सीधी बात है, आतंकवादी कभी भी ईरान के लोग और ईरान के लीडर्स हो ही नहीं सकते। क्यों? किसका सपोर्ट कर रहे हैं वो? किसका सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह क्या है? वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ट्रम्प तो बार बार कह रहे हैं हम युद्ध रोकना चाहते हैं, ईरान की तरफ से युद्ध नहीं रुक रहा है। ईरान की तरफ से युद्ध शुरू हुआ था जो रुकेगा। ईरान सिर्फ अभी तक जवाब दे रहा है। ईरान ने कभी भी किसी देश के ऊपर भी हमला नहीं किया अभी तक। अभी तो ईरान सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा है। और अगर आप देखें मज़ेदार बात, जो लोग ईरान को आतंकवादी या ईरान के लीडर्स को आतंकवादी कह रहे हैं, ईरान के लोग चाहें तो अगर वो ज़्यादा केयरफुल ना हो और इस बात का उनका फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो हमारे सिर्फ 13 लोग मार पाए, 26 लोग मार पाए, ये ईरान के लोग और अमेरिका के जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं ये कह रहे हैं। तो इसमें ये ईरान के लोगों की, ईरान की IRGC की महानता नहीं देख रहे हैं कि वो इस मुश्किल हालात में भी ना इजराइल के नागरिकों को मार रहे हैं, इतने केयरफुली वो अपने हमले कर रहे हैं या अपनी हिफाजत कर रहे हैं कि वहाँ के नागरिकों की हत्या ना हो, क्योंकि वो उनके धर्म में भी सिखाया गया है और वो उनके कल्चर में। इसके विपरीत ये एप्स्टीन मानसिकता के जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब और ट्रम्प साहब हैं, वो स्कूलों में बम चला रहे हैं जान के, क्योंकि ये तो बोलते हैं ना हमारे पास तो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, हम तो एकदम ढूंढ के खिड़की के अंदर से एक कुर्सी को भी अटैक कर सकते हैं। कमरे के अंदर एक कुर्सी पे व्यक्ति जो बैठा है उसको इतना प्रिसीजन इनके पास बॉम्ब्स हैं, तो ये तो गलती कर ही नहीं सकते। तो ये ढूंढ के सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन में इन्होंने सिविलियंस को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को हॉस्पिटल्स पे इसलिए हमले किए, इसलिए मारा इन सब लोगों को, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमास के लोग भी अपने लोगों को बचाने के लिए, वैसे तो जीत नहीं सकती इजराइल की फौज उनसे, लेकिन अपने लोगों को मरते देखेंगे तो वो शायद सरेंडर कर दें। इसी तरीके से ईरान के ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनाने के लिए ईरान के सिविलियंस को मारा जा रहा है, लेबनान को और हिजबुल्लाह को एक मॉरल प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि वो तो इंसान है ना, इनकी तरह जो इनकी फौजों के अंदर जिनको ट्रेन किया जाता है, हैवान बनाया जाता है एप्स्टीन मानसिकता की तरह से, वो तो कभी हिजबुल्लाह वाले भी, हमास वाले भी, ईरान के फौजी भी कभी भी सिविलियंस के ऊपर तो हमला कर ही नहीं सकते ना। तो आतंकवादी कौन हुआ? जो स्कूली बच्चों को मार रहा है, जो 70 या से भी 1000 से ज़्यादा नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों को फिलिस्तीन में मार रहा है, ये हैं आतंकवादी। ईरान के लोग, हिजबुल्लाह के लोग, हमास के लोग आतंकवादी कभी हो ही नहीं सकते, जो डेफिनेशन पूरी दुनिया में आतंकवाद की बनाई गई है। बोलने को ये जो क्रिमिनल मीडिया है सब जगह की कुछ भी बोलती रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बैक टू द पॉइंट प्रसाद साहब, मैं जानना चाहता हूँ जो अभी आपने जो है जिक्र छेड़ा, जो एक स्टैंड भारत में भी जो है दबाई जा रही है कहीं ना कहीं,
जो सुर्खियों में जो कही गई ट्वीट के बाद में ये बातें सामने निकल कर आई, या फिर यहाँ पर लगातार जो है अलका लामा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि किस तरीके से विधानसभा में एक सीडी जो है कपिल मिश्रा जी के पास थी और वो वायरल न हो या फिर मीडिया ना चलाना चाहता था, इस वजह से वो सिर्फ विधानसभा में ही चलाई गई। तो क्या वजह थी कि जब वो सीडी थी तो वो सार्वजनिक नहीं की गई, और जब ये नेता लोग जो पार्टी में दामन थाम लेते हैं तो वो सीडी बाहर आ जाती है, दूसरी पार्टी से निकल कर आए तो उसके खिलाफ आ जाती है। क्या आपको लग रहा है इसमें तथ्य हैं या ये तथ्यहीन बातें हैं, सिर्फ रूमर्स हैं, जो कि दूसरी पार्टी साफ तौर पर कह रही है रूमर्स हैं? ये तो कपिल मिश्रा जी से पूछना चाहिए ना। अंदर से तो मानसिकता कपिल मिश्रा जी की भी वही है ना, सिर्फ एक राजनीतिक लाभ उठा के, आर्म ट्विस्ट करके, ब्लैकमेल करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी, कर ली उन्होंने। क्योंकि सबसे अच्छी एप्स्टीन मानसिकता का को बढ़ावा, सबसे ज़्यादा एप्स्टीन मानसिकता का प्रचलन जो सबूतों के आधार पर निकल के आ रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ही निकल के आ रहा है ना, कोई आज की बात थोड़ी है। जिस व्यक्ति ने, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं बड़े, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो ब्रह्मोस की और जो हमारी क्रायोजेनिक इंजन की, जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो कितने आराम से पाकिस्तान को बेच दी। किसने बेची? आरएसएस के व्यक्ति ने। क्या इल्ज़ाम है कि एक महिला के साथ उनके संबंध थे, इसकी वजह से उन्होंने वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी दिन रात की मेहनत करके, लंबे सालों तक मेहनत करके अपना जो भारतीय सबसे अच्छा मिसाइल बनाया था, उसको कैसे आराम से बेच दिया? क्यों? क्योंकि महिला। ये ना महिलाओं को छोड़ें ना बच्चों को छोड़ें, और एप्स्टीन मानसिकता ना जानवरों को छोड़े। ये वो मानसिकता है। कपिल मिश्रा जी को यही मानसिकता उनके मन में भी थी, तो उन्होंने किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण उसी मानसिकता को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से देखिए सुब्रमण्यम स्वामी साहब और ये जो अभी एक महिला नेत्री हैं जो मधु किश्वर साहिबा, इतने सालों से क्या इनके पास तो सबूत है ना, ये दोनों तो खुद सबूत हैं अपने आप में। क्या इनका ज़मीर इन्हें नहीं कचोट रहा कि ये आए? हम लोगों के पास तो सबूत नहीं है। क्या इनका ज़मीर नहीं इनको कहता कि पार्टी ऊपर है या देश ऊपर है या इंसानियत ऊपर है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी को पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टी का नाम खराब ना हो जाए? मोदी जी के अगर सबूत में पेश कर दूंगा तो अगर केस कर दूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब तो बड़े बड़े केस करते हैं ना, नेशनल हेराल्ड का केस किया। ये तो वो खुद बता रहे हैं कि महिलाओं का ऐसे उत्पीड़न किया मोदी जी ने। क्या कुछ उनको वो नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है उनके अंदर? अगर है तो वो सबूत पेश करें। मधु किश्वर साहिबा के पास अगर सबूत हैं तो वो मुकदमा करें ना उसका। हम लोगों के पास तो डायरेक्ट सबूत नहीं है, नहीं तो हम तो कर चुके होते अब तक। तो इंसानियत है तो उसके लिए काम करना चाहिए। अगर आपको इतने अपराधों का पता है तो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा आप लोग भी दोषी हैं, जो हो सकता है उनको ब्लैकमेल करके कुछ पद लेना चाह रहे हो। ये शक भी जनता को एकदम होगा और हो रहा है। सर आखिरी सवाल है, ईरान युद्ध में भारत को आप कहाँ देखते हैं? विपक्ष लगातार विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष से तो इस देश की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, उससे भी ज़्यादा निराश है। आरएसएस और बीजेपी से नाराज़ है, विपक्ष से निराश है। ये इतना बड़ा जो देश के पास एक और जिम्मेदारी भी है और मौका भी है। भारत की जिम्मेदारी तो है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? भारत ही तो है। भारत के ऊपर ईरान जैसा देश जो इतनी बहादुरी से सारे एप्स्टीन गैंग, दुनिया भर के एप्स्टीन गैंग के सामने खड़ा है, वो भारत को अपना मीडिएटर बनाता। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के फादरलैंड, मोदी जी ने फादरलैंड बता दिया इजराइल को, जो कि देश ही एक गैर कानूनी देश माना जाता है। उस देश का तो जो एस्टैब्लिशमेंट है वही गैर कानूनी है। तो उस देश को फादरलैंड मोदी जी ने बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मोदी जी को ऐसा नहीं मान सकता, मतलब वो जैसे भी हैं ऐसे तो नहीं हो सकते। अगर उनको ब्लैकमेल करके ही कहलवाया गया होगा फादरलैंड, लेकिन मोदी जी को जान दे देनी चाहिए थी, मोदी जी को पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इजराइल को फादरलैंड नहीं बोलना चाहिए था, खास तौर पे तब जब वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। तो पूरे देश की नाक जो है कटवा दी मोदी जी ने। मोदी जी की वजह से भारत का सारा नुकसान हो रहा है इस समय। अगर इस देश के ऊपर सबसे बड़ा कोई बोझ इस वक्त है तो वो मोदी जी हैं। भारत तो इस समय, मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना को भी बीट कर जाता है। ये चाइना को हमें
हराना नहीं कहना चाहिए, लेकिन चाइना की ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने को एकदम पीछे छोड़ के भारत को सबसे आगे करने का ये मौका था, क्योंकि सारा मिडिल ईस्ट भारत के थ्रू जो नई वर्ल्ड की इकोनॉमी बनेगी, रुपए को डॉलर से रिप्लेस करता, रुपए के अंदर ट्रेड करता सारा मिडिल ईस्ट, ईरान उसकी शुरुआत करता रुपए के अंदर। तो आप सोच सकते हैं अमेरिका है क्या? अमेरिका सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर ही तो है। अगर डॉलर रुपए में खरीदा जाने लगे सिर्फ और सिर्फ, तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश वैसे ही बन जाएगा। भारत के अंदर तो इतनी सारी जनता भी है, इतने सारे होनहार लोग भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, लेकिन भारत के पास तो पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, होनहार लोग भी ज़्यादा हैं। तो भारत ये जो है सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की वजह से भारत इस समय पीछे है, नहीं तो यूएस डॉलर की जगह आज रुपए में ट्रेड हो रहा होता, जो युआन में हो रहा है। डूब मरना चाहिए आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। अभी इतनी सी भी देशभक्ति का जो वो नाटक करते हैं अगर है, तो मोदी जी को हटा के किसी और को जिसके अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी हो, देशभक्ति का इतना जर्रा बराबर कुछ हो, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नोटबंदी पे बड़ा चर्चा हुआ था, लेकिन अभी भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब धुरंधर 2 आई है तो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। देखिए, ये वाहियात फिल्में मैं तो देखता नहीं हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं धुरंधर 2 और 1 क्या है। मुझे तो बॉलीवुड के अंदर भी एप्स्टीन पूरा नज़र आता है। बॉलीवुड का जिस दिन चेहरा खुलेगा ना, तो एप्स्टीन ही एप्स्टीन मिलेगा वहाँ भी। जैसे आरएसएस और बीजेपी के अंदर एप्स्टीन है ना, तो जो लोग नाटक करते हैं फिल्मों के अंदर भी आके, उनको नाटक के तौर पे ही देखना चाहिए। अंदर से वो क्या हैं, ये बॉलीवुड के बारे में भी 85 खबरें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। वहाँ कितना कास्टिंग काउच है, क्या क्या बदतमीजियाँ वहाँ होती हैं, उसके बारे में कोई, जब ईमानदार सरकार आएगी और जिस दिन इनकी परतें खुलेंगी, तो ये भी किसी एप्स्टीन से कम नहीं निकलेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। राजा साहब कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है, और उसी के मद्देनजर जो है समाज में जो घटना घटित होती है उसी को बड़े पर्दे पर दर्शाया जाता है, और वही कहीं ना कहीं दर्शाने की यहाँ पर आदित्य धर ने जो है कोशिश की है, और उससे जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को बड़ी मिर्ची सी लग रही है। और ऐसे जो है रवि किशन साहब भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म है और ये बहुत बड़ी जो है इकोनॉमी के साथ में जो है सिनेमा को और इंडस्ट्री को आगे ले जाने वाली फिल्म बनाई गई है। ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए, सच्चाई पर आधारित, ऐसा कहा जा रहा है। ये किस साइंटिफिक रिसर्च से आप ये बोल रहे हो कि सिनेमा जो है समाज का आईना होना चाहिए? ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने और ज़ायनिस्ट लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बना दी हैं, कुछ चीज़ें बना दी बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई गारंटी के बना दीजिए। सिनेमा जो है समाज का आईना होता है, किसने कहा ये? कोई एक आध फिल्म कभी बनी हो जो सच में समाज की असली भावनाओं को रिफ्लेक्ट करती हो तो अलग बात है। जितनी वाहियात फिल्में बनती हैं वो समाज का आईना है भारत के। क्या हो गया आपको लोगों को? आप तो अच्छे जर्नलिस्ट हो। सिनेमा कोई समाज का आईना नहीं होती है। अच्छी फिल्में कुछ कोई, ये तो एप्स्टीन मानसिकता है ना। बॉलीवुड के अंदर ज़्यादातर लोग एप्स्टीन मानसिकता की तो हैं। और अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो कुछ चीज़ें तो मुझे भी पता है, मैं खोल दूंगा इनकी। ये सारे के सारे जितने भी हैं, सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन ऑलमोस्ट सारे इन्हीं गतिविधियों में तो लिप्त हैं। इनको हम अपना मॉरल स्टैंडर्ड बनाएंगे। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को और बॉलीवुड के लोगों को मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे हम। पॉपुलर हो सकते हैं ये, क्योंकि एक एप्स्टीन मानसिकता का सबसे पहला जो वो होता है ना, एक ऐसी चीज़ करके दिखाते हैं जो ह्यूमन कमियां हैं ना, जो इंसान लालच में आता है या जो इंद्रियां हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का काम ही तो एप्स्टीन मानसिकता करती है। ये सब एप्स्टीन मानसिकता के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ें। बॉलीवुड के जो ये फिल्में ज़्यादातर बन रही हैं ये एप्स्टीन मानसिकता के ऊपर ही बेस्ड हैं। समाज के अंदर जो लोगों की एक तरीके से कमज़ोरियाँ हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जो शराब पीने के प्रचलन को पॉपुलर कौन करता है? सिगरेट को किसने पॉपुलर किया है? सिर्फ और सिर्फ सिनेमा ने, पूरी दुनिया में। और वो सेहत के लिए कितनी हानिकारक है कि हमारे इतने बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो पान पराग और फलाना पराग और ये छदम जो एडवर्टीजमेंट्स करते हैं शराब के, सोडा के माध्यम से, ये लोग एप्स्टीन मानसिकता नहीं है तो क्या है? ये कोई हमारा मॉरल स्टैंडर्ड तय नहीं करते हैं फिल्म के लोग। हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा देश में लोगों को, क्योंकि एक फिल्म स्टार एक बात कह रहा है तो उसको ये मानना चाहिए कि ये 99% चांस इस बात के हैं कि गलत होगा। हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार बच्चों को वो कौन सी चीज़ें खिलाते हैं ना जो बच्चों को, कि एक ऐड था मैंने देखा कि जहाज़ को बीट कर रहा है बच्चा भाग के,
कौन एंडोर्स कर रहा है उन्हें? ये फिल्मी कलाकार हमारे। शर्म है इन लोगों को? कुछ चंद पैसे के सिक्कों के मतलब कुछ सिक्कों के पीछे ये बच्चों को ऐसे, और बच्चे माँ से जिद कर रहे हैं कि मुझे भी जहाज से तेज दौड़ना है, मुझे वो कौन सा बकवास वो खिलाओ, जहर, जो भी जहर है वो सब, जो जो ये एडवर्टीजमेंट करते हैं वो सब बेकार प्रोडक्ट्स होते हैं। ये है एप्स्टीन मानसिकता। आखिरी सवाल मेरा जो एक लॉकडाउन को लेकर है, जिस तरीके की रूमर्स जो है लॉकडाउन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हालांकि जो लॉकडाउन की बात सामने निकल कर आई, जो कयास लगाए गए लोगों ने अपने आप जो धारणा बनाई, वो सदन में मोदी जी के भाषण के बाद जो कि उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति कोरोना जैसी एक बार फिर से पैदा हो सकती है जो उस दौरान हमने देखी थी, यानी कि सबको एकजुटता के साथ में साहस के साथ में सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये लॉकडाउन ऐसे में हो सकता है? संभावना है, क्योंकि सरकार लगातार इस पर डिनाई कर रही है अभी, और दूसरे देशों की अगर देखा जाए, ये युद्ध के दौरान जो है पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तमाम जो है देश है वहाँ एनर्जी को लेकर जो है कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन देखा गया है। तो इस तरीके की यहाँ पर लॉकडाउन की आशंका क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी बिल गेट्स साहब से मोदी जी के और भारत के जो एप्स्टीन गैंग है उसके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। बिल गेट्स भी तो एप्स्टीन गैंग में से ही है ना, एक मजबूत मेंबर। मेरे ख्याल से शायद वो भारत आए भी थे, अभी आसपास आए थे ना। तो वो किस बात के लिए किस बात के लिए जाने जाते हैं वो? अभी जो अमेरिका में और पूरी दुनिया में जो रिसर्च करके निकल के आ रही हैं बातें, जो कुछ ईमानदार जर्नलिस्ट बाकी हैं, वो इसी बात के लिए तो जाने जाते हैं, दुनिया में आर्टिफिशियल बीमारियां पैदा करके और इस तरह के लॉकडाउन्स लगवाना। उसमें बिल गेट्स साहब का बड़े मुखरता से नाम आ रहा है अभी जो रिसर्च चल रही है पूरी दुनिया में। तो अगर बिल गेट्स साहब आए तो कुछ ना कुछ तोहफा तो लाएंगे ही ना भारतीयों के बारे में। और मोदी जी एप्स्टीन कनेक्शन, बिल गेट्स एप्स्टीन कनेक्शन, ये एप्स्टीन गैंग के ऊपर अब आप सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। भारत से एप्स्टीन गैंग भगाना है ना, तो फिर मैं आपको वही बोलूँगा, ईवीएम को भगाना है, तभी अच्छी सरकारें चुन के आएंगी, वरना बिल गेट्स आ रहे हैं और बहुत सारे भी गेट्स आएंगे। अभी ईरान गेट एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था ना अमेरिका में, निक्सन साहब के टाइम में। उसी तरीके से पिज़्ज़ा गेट भी है। ये जो एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स हैं ना, इन्होंने बच्चों के कोड वर्ड्स रखे हुए थे, महिलाओं के कोड वर्ड्स रखे हुए थे, बच्चों को खाते किस प्रकार से उसके उनकी बॉडी के पार्ट्स के कोड वर्ड्स रखे हुए थे। ये सारे गेट्स ही हैं, बिल गेट्स जैसे। तो बिल गेट्स तो एक एप्स्टीन गैंग का मेंबर है, उसको तो देश के अंदर घुसाना ही इस बात का सबूत है कि भारत की जो टॉप लीडरशिप है वो एप्स्टीन मानसिकता वाली है। लेकिन आप सर वो गैंग की बात कर रहे हैं, एक भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका प्रचार में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा चाहे चोर को, मवाली को, किसी को, गुंडे को टिकट दे दे, आपको उनको देखना ही नहीं है, मोदी जी की तरफ देखना है और चुन लेना है। नहीं, बिल्कुल, ये कहने की आवश्यकता क्या है? मोदी जी जिसे भी चुनेंगे वो तो वैसा ही होगा जैसे निशिकांत जी बोल रहे हैं। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। मोदी जी को पसंद कौन आएगा? कपिल मिश्रा जी। मोदी जी को पसंद कौन आएगा? इसी प्रकार के लोग जो आएंगे जो एप्स्टीन मानसिकता रखते हो। तो निशिकांत दुबे जी ने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड बोले, ये तो सब जानते ही हैं कि जिसे मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी टिकट देगी वो तो वो होंगे ही, वो तो पक्की बात है ना, इसमें तो कोई शक और शुबे की बात ही नहीं है। हाँ, वोट उन्हें देना है, ये सिर्फ एक तरीके से एक क्या कहूँ मैं, इसे बेवकूफ़ बनाने की बात है। वोट किसी का चाहिए ही नहीं है, वोट तो ईवीएम से मिलता है उन्हें, इसीलिए गुंडे मवाली जीत रहे हैं ना, क्योंकि वोट नहीं चाहिए उन्हें। वोट वो ईवीएम से लेंगे और गुंडे मवालियों को टिकट देंगे एप्स्टीन मानसिकता को। जो जितनी बड़ी एप्स्टीन मानसिकता रखता होगा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस में मोदी जी और अमित शाह जी जैसे लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसे ही दें।